कि चीन ने भारत को लेकर के कई सारी तैयारियां शुरू कर दी। पाकिस्तान ने संग्रीला डायलॉग्स में साफ कहा कि वो भारत से पानी छोड़ने के लिए नहीं कहेगा। भारत की मर्जी हो तो भारत छोड़े, नहीं छोड़ना हो ना छोड़े। अगर हम में दम होगा तो हम खुलवा लेंगे। ऑलमोस्ट जो उनका जिस था वो कहीं ना कहीं यही था। ने अपने को अपडेट किया है। अभी तो बवाल ये मचा हुआ है कि पाकिस्तान ने राफेल को मार दिया, उस पर ही कोई क्लैरिटी नहीं हो रही है। तो चीन ब्रह्मपुत्रा के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बना चुका है, ऑलरेडी उसने डैम बना लिया है। और जब गर्मी का समय होगा, जब हमें आसाम को, नॉर्थ ईस्ट को पानी की आवश्यकता होगी, वो डैम के दरवाजे गिरा देगा, पानी को रोक लेगा, और जब बाढ़ आएगी तो डैम खोल देगा और पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट डूब जाएगा। कि अभी अभी युद्ध में आप मुंह की खाए हैं, आप इस स्थिति में हैं कि आप बता नहीं पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ, और फिर आप मुकाबला तो क्या ही कर पाइएगा। कितनी बार पाकिस्तान से तनाव हुए, कई बार हुए, लेकिन पानी क्यों नहीं रोका गया उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। और जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि अब हम पानी खोलने के लिए नहीं कहेंगे। जी रामप्रकाश, ठीक कहा कि उस पर ऑलरेडी चाइना डैम बना चुका है। हालांकि मैं मानता हूं कि ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकने से उतनी समस्या नहीं होगी, क्योंकि शायद ब्रह्मपुत्रा में जो ग्लेशियर का पानी है उसका परसेंटेज कम है। स्वामी सर उस पर ज्यादा विशेष प्रकाश डालेंगे, लेकिन उसमें जो रेन वाटर होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन एक खतरा तो है कि आप बाढ़ के टाइम में उसको डैम खोल दीजिए तो उससे क्या तबाही नॉर्थ ईस्ट में होगी। ये चीज तो हो ही सकता है ना। और दूसरी ये कि जो हमारा ट्रेड है चाइना से, आप देख लीजिए कि स्टील के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं देश में, उनके लिए सबसे जो यहाँ के लोग हैं, उनके डोमेस्टिक इशू पे सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस समय चाइना बन के खड़ा हो गया है। हर चीज के रॉ मटेरियल में चाइना की पे आपके डिपेंडेंसी है। और जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरा इशू हैंडल किया गया, और चाइना पीछे से खुल के खड़ा था पाकिस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया में सहानुभूति, भले लोग आतंकवाद के नाम पे बात कर ले, कोई भी खुल के उस तरह से खड़ा हुआ कोई भी एक देश नहीं दिखाई दिया। जो आपकी सिचुएशन थी पाकिस्तान को लेके और चाइना से लेके, तो उस दूरदृष्टि को रखते हुए इंदिरा जी ने रसिया से टीटी की। आज केवल पाकिस्तान चैलेंज नहीं है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान कभी भी निपटने का उसमें बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तान जो इतनी चौराहा दिखा रहा है, उसके पीछे चाइना है, उसके पीछे अमेरिका है, और ये पहले भी रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के मसले पे अमेरिका या चाइना पहली बार कोई नहीं है उसके साथ, ये पहले भी रहा है। लेकिन उस समय की लीडरशिप थी जो इंदिरा जी की। आज क्यों इंदिरा जी आखिर इस बीच में उनका पूरा पीछे का इतिहास जो है वो ट्रेल करने लगा सोशल मीडिया पे। तो आज की जो वैदेशिक नीति है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आप बार बार कहते हैं विश्व गुरु है, भाई पूरा विश्व आपका चेला है क्या कि विश्व गुरु हो जाएंगे? जिस दिन पूरा विश्व चेला बनेगा तब ना विश्व गुरु होंगे। मुझे तो ये सेंटेंस ही नहीं समझ में आता है। हम दुनिया में सबसे ताकतवर हों, सबसे चीजों, बहुत सारी बातें, यह शब्द ही प्रोफेसर साहब इस पर बताएंगे कि भाई हम विश्व गुरु तब न बनेंगे जब पूरा विश्व हमारा चेला होगा। ऐसे कैसे कोई चीज बोल देता है बिना सोचे समझे, मैं समझ नहीं पाता हूँ। जो आपने अभी बात कही कि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत जबरदस्त, और अगर इसको पूरी गंभीरता के साथ, और देखिए देश में भी आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेके उनसे बात करके एक सर्वमान्य हल निकाल के, एक सर्वसम्मति बना के अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में चुनौतियां और भी कठिन। भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा इस समय देश के बाहर दुनिया में भी हो रही है, चूंकि एक डेलीगेशन, कई सारे डेलीगेशन। अब इस बीच में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि चीन ने भारत को लेकर के कई सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो इन तैयारियों को अमली जामा पहनाना ऑलरेडी शुरू कर चुका है जब हम ये बात कर रहे हैं। दरअसल खबर ये है कि चीन, जिस तरीके से भारत ने पहले पाकिस्तान को कहा कि वो उसका पानी की सप्लाई रोक देगा, उसको लेकर के बहुत बातचीत हो चुकी है कि किस तरीके से वाटर ट्रेडी की जो बात हो रही थी। अब चीन, भाई युद्ध के समय में, जंग के हालात जब थे, तब भी चीन खुल करके पाकिस्तान के साथ खड़ा था। पूरा चीनी जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था। अब चीन जो है पानी के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है। वो साफ तौर पे उसने ये भारत को धमकी दी है कि अगर जो है जो जिस तरीके का काम भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, वैसा चीन भी भारत के साथ कर सकता है। साफ तौर पर समझा जाए तो चीन ने एक तरीके से ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर के भारत को धमकी देना शुरू कर दिया है। कुछ इसी तरीके का दावा अभी जब हमारे सीडीएस सिंगापुर में गए और वहां पर जब बातचीत इन सारी चीजों को लेकर के हो रही थी, संग्रीला डायलॉग में जिस तरीके से पाकिस्तान ने
कहा, जिस तरीके की बातचीत पाकिस्तान ने की, उसमें भी साफ तौर पे ये दिख रहा है कि उसके पीछे चीन पूरे सपोर्ट के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने संग्रीला डायलॉग्स में साफ कहा कि वो भारत से पानी छोड़ने के लिए नहीं कहेगा। भारत की मर्जी हो तो भारत छोड़े, नहीं छोड़ना हो ना छोड़े, लेकिन अगर हम में दम होगा तो हम खुलवा लेंगे। ऑलमोस्ट जो उनका जिस्ट था वो कहीं ना कहीं यही था। अब भारत कह रहा है कि वो पानी के बिना गिड़गिड़ा रहा है, पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, इत्यादि इत्यादि। अब जब वहां ये सारी चीजें हो रही थी, उसके बीच में चीन की ये धमकी आ जाती है। साथ में अब चीन जो है, एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि चीन जो तमाम रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जिसका जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग्स में इस्तेमाल होती हैं, उनको भी रोकने की तैयारी में है। और ये ज्यादा अहम है, इसलिए ज्यादा अहम है कि आज जो रेयर अर्थ मटेरियल दुनिया भर में सप्लाई होते हैं, उसमें 90 से 95% हिस्सेदारी चीन की है। ट्रेड वॉर जो ट्रंप साहब ने छेड़ा है, और उस छेड़े जाने के बाद आज भारत जिस कमजोर हालात में, जिस कमजोर स्थिति में दिख रहा है, जब दुनिया में अलग थलग पड़ा दिख रहा है, रूस जैसा देश भी भारत के साथ उस तरीके से खड़ा नहीं दिख रहा है जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में रूस खड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी की कमजोरी ने चीन को एक नई ऊर्जा, नई ताकत देने का काम किया, और चीन उसका उपयोग करते हुए भी दिखाई दे रहा है। अब जब चीन जिन रेयर अर्थ मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे मटेरियल हैं जो इस्तेमाल होते हैं स्मार्टफोन बनाने में, जो इस्तेमाल होते हैं सोलर बनाने में, जो इस्तेमाल होते हैं डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में। इसके अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए उनका इस्तेमाल होता है, और चीन उनको रोकने की तैयारी कर चुका है भारत को लेकर के। वो एक अलग तरीके का जंग छेड़ रहा है। एक और चीज जल्दी से आप लोगों को बता दूं, जो ये हम रेयर अर्थ मटेरियल्स और इसकी बात करते हैं, वो बहुत अहम है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है, और भारत की निर्भरता अकेले चीन के ऊपर है। वो जितने भी इसमें के रॉ मटेरियल मंगाता है भारत, वो सब चीन से मंगाता है, उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि चीन को जब ये पता है कि हम इसमें इकलौते ताकतवर हैं और भारत हम पे डिपेंड है, तो वो इसका इस्तेमाल क्यों ना करे पाकिस्तान के खिलाफ, और भारत उसके बारे में क्या विकल्प निकाल सकता है, क्या विकल्प है भारत के साथ। कि चीन का जो ये दावा है, एक तरफ ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने का, दूसरी तरफ रेयर अर्थ मटेरियल रोकने का। देखिए रामप्रकाश जी, असली मुद्दा यह है कि मैनेजमेंट का सिद्धांत ये कहता है कि अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस देखो और प्रतिद्वंद्वी की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखो। देखिए शुरुआत तो वहीं से गलत हो गई थी, और मुझे लगा मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, उनके भक्तों ने क्यों किया, जब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी विश्व गुरु हैं। देखिए ये बात किसी को भी अखरेगी। अब मान लीजिए मैं हूं और मैं ये कहने लगूं मैं साहब पहलवान हूं, आइए मेरे से कोई लड़ ले, मैं जीत जाऊंगा। अरे यार 10,000 आदमी आके मुझे पटक सकते हैं, मुझे पता है कि मेरी वीकनेस है, आई एम नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग। जब आपको पता है कि आपकी 4% का कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में, और चीन का 17% है और अमेरिका का 30% है, तो आपको अपनी वस्तुस्थिति को समझते हुए ये जो फेंकना है, आप देश के अंदर जितना चाहिए फेंकिए, विश्व के अंदर मत फेंकिए। विश्व की आंख में ये बात अखर गई कि वहां पे जब सम्मेलन होता है G7 का, तो मोदी जी बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के हिसाब से सबसे आगे चलते हैं। फिर उनकी एक फोटोग्राफी होती है, फिर हिंदुस्तान में भक्तों को दिखाया जाता है कि देखिए ही इज टेकिंग द लीड, ही इज द वर्ल्ड लीडर। आप उनको घर में घुस के मारिए, सांस बंद कर दी। और जो राजनीतिक सांस बंद करने की वो बात की, मानी बात है कि आपको अपनी वीकनेस का पता होना चाहिए था कि अगर हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे तो चीन ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बना चुका है, ऑलरेडी उसने डैम बना लिया है। और जब गर्मी का समय होगा, जब हमें आसाम को, नॉर्थ ईस्ट को पानी की आवश्यकता होगी, वो डैम के दरवाजे गिरा देगा, पानी को रोक लेगा, और जब बाढ़ आएगी तो डैम खोल देगा और पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट डूब जाएगा। अरे यार, यू शुड एटलीस्ट अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। पूरे विश्व के अंदर भद पिट रही है, आपको सेरेमनी, अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में डोनाल्ड ट्रंप नहीं बुला रहे हैं, बार बार आपको बेइज्जत कर रहे हैं। हर बार जब आपका कोई छोटा सा छुड़भैया नेता कहता है कि सीज फायर हमने किया है, डीजेबो लेवल पे किया है, तुरंत ट्रंप एक स्टेटमेंट दे देते हैं, कोर्ट में स्टेटमेंट दे देते हैं कि उन्होंने समझौता कराया। मोदी जी उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो परिस्थिति बनी है, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और इसलिए उनकी इज्जत, उनकी जो एक रिकॉग्निशन है वर्ल्ड के अंदर, उससे हमारी भी रिकॉग्निशन जुड़ी हुई है। जयशंकर को हटा नहीं रहे तो प्रेम शुक्ला को जेल के अंदर नहीं भेज रहे, उस तरह की बात वो टेलीविजन स्टूडियो में कर रहा है। बिल्कुल गोदी मीडिया ने तो बिल्कुल देश को बर्बाद करने का, हमारी छवि को खराब करने का, और ये सारी चीजें विदेश में लोग देख रहे हैं। वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, उनका 15% टाइम ये जो गोदी मीडिया ने फॉल्स नैरेटिव फैलाया था, इससे संघर्ष करने में उनका बीतता। बिल्कुल जिस तरीके के हालात हैं वो तो कम से कम यही दिख रहे हैं। विजय सर, मोदी जी की कमजोरी जो है वो समझ में आ गई है। अब केवल चीन ही क्यों, दुनिया के देशों को समझ में आ गई। जिसको जब मन कर रहा है, जो मन कर रहा है वो बोल दे रहा है, जिसको जहां से मन कर रहा है ऐंठ ले रहा है। भाई ट्रंप साहब हर बार लगातार 10 बार कह चुके हैं कि सीज फायर उनकी वजह से हुआ।
अब चीन पानी रोकने से लेकर के और रेयर अर्थ मटेरियल तक की धमकी दे रहा है। तो ये जो मोदी जी की कमजोरी है वो अब चीन की ताकत बन गई है। जो चीन हमेशा फिराक में रहता था उसको अब मौका मिल गया है कि अभी अभी युद्ध में आप मुंह की खाए हैं, आप इस स्थिति में हैं कि आप बता नहीं पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ और फिर आप मुकाबला तो क्या ही कर पाइएगा। तो उससे मैं पूर्णतः सहमत होते हुए विदेश नीति घरेलू पटीदारी से नहीं चलती। फॉरेन पॉलिसी जो है वो केवल हर समय अपनी चुनावी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हुए नहीं चलती। बिल्कुल। और विपक्ष से बात करना तो किसी भी सूरत में मोदी जी को मंजूर नहीं हो सकता है। कुछ कर लेंगे, दुनिया में किसी देश के आगे, किसी राष्ट्राध्यक्ष के आगे नतमस्तक हो लेंगे, लेकिन विपक्ष को तो साथ नहीं लेंगे, विपक्ष से बात नहीं करेंगे। ये तो ऐसा लगता है जैसे कसम खा के बैठे हों, जिद करके बैठे हों। वो छोटा बच्चा नहीं होता कि नहीं चांद तो आज ले ही लेंगे हम, मम्मी पापा चाहे जैसे लाओ, तो वो उस टाइप की कुछ जिद करके बैठे हैं। डॉक्टर संदीप, चीन पर तो आप पूरी तरीके से निर्भर हैं। आज की तारीख में अगर आपको सांस लेना है तो आपको चीन का सहारा चाहिए। बिना उसके आपके सामान्य लोगों से लेकर के और जिन लोगों के लिए आप दुनिया से धंधा बटोर रहे हैं, वो कोई भी चीन के बिना शायद जीवित नहीं रह सकता है। किसी भी स्थिति में आप नहीं है, कैसे निपटेंगे अगर वो ये कह रहा है कि मैं आपका पानी बंद कर दूंगा, आपका मैं रेयर अर्थ मटेरियल रोक दूंगा, करेंगे क्या? विकल्प क्या है भारत के पास? जी राम प्रकाश जी, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारी कोई तैयारी नहीं। मुंह से बोलना और काम करना दोनों में अंतर होता है। देखिए, चाइना से जो हमारा व्यापार है वो बेसिकली 102 बिलियन डॉलर्स का सामान, करीब करीब 7,521 कमोडिटीज को हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, और हम जो उनको एक्सपोर्ट करते हैं वो केवल 16-17 बिलियन डॉलर का है मामला। तो हम कहीं है ही नहीं उनके सामने, हम हेविली डिपेंडेंट है। ये जो फोन है जिससे मैं आपके कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ वो चाइनीज फोन है, और मेरे घर में जितने फोन है या मेरे पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में सारे फोन सभी चाइनीज फोन है। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं। अभी फोन का जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है। आपने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, दिस इंडिया, दैट इंडिया, तमाम तरह के नारे दिए। नारे लगाने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। इनफैक्ट चाइना में भी जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ माओ के नेतृत्व में, उसने बहुत फायदा नहीं दिया। बहुत फायदा हुआ डेन जियाओपिंग के जमाने में, और चीन 1990 तक भारत के आसपास था। ऐसी लंबी उछाल मारी उसने कि अभी वो दुनिया की सबसे मजबूत पावर्स में से एक है। याद रखिए, अमेरिका 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन जो बाइंग कैपेसिटी वाली स्थिति है चाइना की, वो तो अच्छी खासी है। तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चर करता है वो चाइना करता है। उसको वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में देखा जाता है, कहा जाता है। अब आप देखिए कि भारत में जो वर्कफोर्स है चीन में बराबर है। उसने अपनी वर्कफोर्स को बहुत बढ़िया से यूज किया है। हमने उनको काउंट होने में लगा दिया है, हमने उनको हिंदू मुसलमान दंगे में लगा दिया है, हमने उनको अब्दुल को टाइट करने में लगा दिया है, हमने उनको गफूर से फल नहीं खरीदने में लगा दिया है, हमने उनको प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा दिया है। तो विश्वगुरु तो एक सपना है, लेकिन एक्चुअली जब चीन बदल रहा था तो चीन ने एक नारा दिया, चीन के नेताओं ने, चाइनीज ड्रीम। तो उस चाइनीज ड्रीम से चीन आज एक ऐसी स्थिति में है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बीजिंग हो या फिर कोई भी वो जो चीन के बड़े बड़े देश, क्षमा करिएगा, शहर हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया ना चाइना ने। चाहे पोर्ट बनाने हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इतना तेजी से डेवलपमेंट किए कि अभी स्थिति ये है कि उसकी जो वर्कफोर्स है, जो उसकी गरीबी है ऑफिशियल, हालांकि वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, लेकिन चीन में जो ऑफिशियली वो लोग कहते हैं, हालांकि उनका जो पैरामीटर है गरीब का वो अलग है हमसे। ऐसा नहीं है कि वहां लोग जो गरीब कहे जाते हैं वो कश्मीरी गेट के डिवाइडर पे सोते हैं। उन्होंने एक डिफाइन कर रखा है कि इतना अगर इस तरह की चीजें नहीं खाते हैं, इस तरह के घर में नहीं रहते हैं तो गरीब है। केवल 70 लाख लोग वहां गरीब है, और वो भी अभी बहुत कम हुआ है, 70 से भी वो 50 पे आ गया है। तो चीन ने अपने लोगों के लिए काम किया है। रही बात जो वहां की राजनीतिक स्थिति है, वो तो दूसरी सब डिबेट में बातें की जा सकती हैं, लेकिन जो मीडॉक डैम बना रहा है वो तिब्बत में, जो ब्रह्मपुत्र का नाम है वो यारलुंग कुछ करके है, जेनबो रिवर। तो बेसिकली जो ये डैम है, अच्छा याद रखिएगा राम प्रकाश जी, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है अभी चाइना में ही है, 3 गॉर्जेस डैम। देख के डर लगता है उसको। अभी ये जो डैम बना रहा है, मीडॉक डैम, जो ब्रह्मपुत्र पे है, वहां ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है और बड़ी ऊंचाई से गिरती है। 60 गीगावाट की बताई जा रही है कि बहुत जबरदस्त, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है चीन। उसने तिब्बत को, वो तिब्बत वाले, मैंने चीन के तिब्बत वाले हिस्से में वो डैम आ रहा है, और चीन ने
तिब्बत को रेल से भी जोड़ दिया है। उसने जो टेक्नोलॉजी, साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम किया है वो पूरी दुनिया को सीखने लायक है। ऐसा नहीं है कि भारत उससे व्यापार बहुत खुशी से कर रहा है, मजबूरी है, क्योंकि वो इतने सस्ते सामान देता है। दुनिया के 80% से ज्यादा नकली सामान बनाने का भी आरोप चीन के ऊपर ही है। तो बेसिकली क्या है कि वो इतने सस्ते देता है कि उस तरह के चीजें आप दूसरे देशों से नहीं खरीद सकते हैं। दवाई का कच्चा माल पूरा चीन से आता है। हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो नहीं चल पाएगी। तो ये आप समझिए इस बात को कि हमको बेसिकली आपका जो सवाल था उस पर मैं वापस लौटता हूँ। इस स्थिति में आप चीन से कम्पीट कर लेंगे? असंभव है। चीन ने अपनी लेबर फोर्स को स्किल्ड किया है। हालत अब ये है कि हम उनसे अब आयात करते हैं। जापान जो आज एक बहुत बड़ी शक्ति है, जापान, चीन, इस सभी एशिया के देश भारत से आयात करते थे कपड़ा, और हम चूंकि हमने अपने लेबरर्स को स्किल नहीं किया, भारत में 8 साल अपने लेबरर्स को, लोगों को स्किल किया जाता है, और स्किल कराने के जो सेंटर्स खोले गए हैं अभी के शासन में वो तो और भयावह है। वो पैसा आता है मिनिस्ट्री से और लोग उसकी बंदरबाट कर रहे हैं। वो लोग ही स्किल नहीं है जो दूसरों को स्किल करने का ठेका ले रहे हैं। पहली बात तो हुआ क्या कि जो चाइना है और जापान है उसने अपने लेबरर्स को 14 साल स्किल्ड किया। जापान ने तो इतना किया कि जापान ने पहले सबको लिटरेट कर लिया अपने यहाँ, तब जाके उसने पहली यूनिवर्सिटी खोली। और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, मैं कोई काल्पनिक कहानी और कथा नहीं बता रहा हूँ। और ये भारत के विश्वगुरु वाला नारा नहीं है, ये सब असली नारे हैं। ये खोखले नारों से आप चीन को कंट्रोल कर लोगे। चीन खांस देगा तो डर लगता है। कारण ये है कि चीन ने अपने को अपडेट किया है। अभी तो बवाल ये मचा हुआ है कि पाकिस्तान ने राफेल को मार दिया, उस पर ही कोई क्लियर मतलब क्लैरिटी नहीं हो रही है। तो आपने जो कोलैबोरेशन में भी जो आप चीजें खरीद रहे हैं वो भी नहीं टिक पा रही हैं। मजाक उड़ाया हमारे टीवी के चैनलों ने कि ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, लेकिन हकीकत में चीजें कुछ और निकल के आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी लेबर फोर्स जो है वो स्किल्ड नहीं है। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चारों तरफ से ऐसा इनिशिएटिव कर दिया है कि चाइना से सीधे वो रोड से जोड़ रहा पाकिस्तान को, मिडिल ईस्ट को। तो ऐसी स्थिति में चीन को हमको चुनौती देने के लिए सबसे पहले तो 100% लिटरेसी करनी है, सेंसस करना है, कास्ट सेंसस करना है, हमारे जो भीतर देश के तमाम डाइवर्सिटी है उनको खत्म करना है, लोगों को के साथ न्याय करना है, उनको मानवीय जीवन देना है, तब ना पढ़ेंगे लिखेंगे। अब पेट में खाना नहीं पढ़ेंगे, वो चाइना के वैज्ञानिकों से और इंजीनियर से कम्पीट कर लेंगे। हमारे इंजीनियर्स कैसे हैं, किस क्वालिटी के हैं? ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां लोग पढ़ के कुछ नहीं सीखते हैं। ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। तो उसमें जो बढ़िया कर ले रहे हैं बेचारे बाहर चले जा रहे हैं, बाहर जाके वो दूसरे देशों को एम्पावर कर रहे हैं। अमेरिका की ये जो मीडॉक डैम है ये बहुत बड़ी चुनौती है, और भारत को अपने को मजबूत करके ही चाइना को वो कंट्रोल कर सकता है। ये ख्याली पुलाव बनाने से, झूठ मूठ की बातें करने से, वीरता के सिंदूर बांट रहे हैं लोग। अब चाइना आक्रमण कर देगा तो क्या बांटेंगे? सिंदूर बांट रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है कि जी मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। चीन के ऊपर सिंदूर से हमला कर देंगे और चीन को उसे सिंदूर से तबाह कर देंगे। चीन बर्बाद हो जाएगा जैसे ही सिंदूर से भारत हमला करेगा। एक और चीज है, सवाल ये उठता है कि हम ये सारी बातें करें क्यों? हम ये सारी चीजें, देश के लोग इस चीज के बारे में सोचे भी क्यों कि हम चीन से निपट सकते हैं, जब हमारा विदेश मंत्री खुल करके ये बात कहता है कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, ये वही विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर इनका नाम है, जिनके ऊपर देश से गद्दारी करने का आरोप लग रहा है इनके ऊपर, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया बाकायदा न्यूज एजेंसीज को कि पाकिस्तान को ऑपरेशन से पहले सूचित कर दिया गया था। देश की गद्दारी का इल्जाम इनके ऊपर लग रहा है। डॉक्टर संदीप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं उसके बाद जोड़ देना चाहता हूँ रामप्रकाश जी, एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि ये एक तरह से ना, हमारे अगर विदेश मंत्री स्टेटमेंट देते हैं तो देश के लोगों को, अपने तो वो हतोत्साहित हैं, डिस्करेज कर रहे हैं। चाइना कोई बहुत पीछे मत जाइए, मैं बता रहा हूँ, जो कि तमाम तरह के झूठ फैला के और पावर में रहना चाहता है, वो देश का भला कैसे करेगा? देश का भला करने के लिए तो आपको लोगों के साथ बैठ के बातें करनी होंगी। तो ये सब लैकिंग है। और जयशंकर जी अगर सरेंडर करते हैं तो उनको हटा देना चाहिए। सबसे पहले तो हटा देना, उनसे पूछना चाहिए कि चीन इतना आगे चला गया, आप कैसे नहीं जा सकते हो? क्यों नहीं जा रहे, क्या कारण? मैं आ रहा हूं आपके पास डॉक्टर संदीप। अभी ये सवाल तब और ज्यादा बड़ा हो जाता है जब 1962 में भारत की स्थितियां बहुत विपरीत थी। तब चीन से, ठीक है, युद्ध में हार जीत अलग बात हो सकती है, लेकिन आप किसी तरीके से मुकाबले में जिस तरीके से आप खड़े थे वो दुनिया ने देखा। आज आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री माने जाते
जाते हैं, दुनिया के पब्लिक फिगर्स में सबसे ताकतवर माने जाते हैं, टाइम्स की खबर और कौन से कवर पे जो दुनियादारी दिखाई जाती है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की आप चैलेंज कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि मेक इन इंडिया ने बिल्कुल तबाही मचा के रख दिया है। आज आप ये कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, हथियारों के लिए दुनिया ने लाइन लगा दिया है। ये पब्लिक डोमेन में है, खबरें हैं लगातार, आप कोई भी जाकर के, कोई भी दर्शक इसकी पुष्टि कर ले ये खबरें हैं कि नहीं है। और उस हालात में आपका विदेश मंत्री ये बयान कैसे दे सकता है कि हम चीन से लड़ नहीं सकते? सबसे बड़ी बात यह कि मेरे घर में खाना नहीं है, मैं भूखा सोता हूं, मैं हफ्ते में 3 दिन भूखा सोता हूं, लेकिन अगर युद्ध के हालात बनेंगे तो मैं ये कैसे कह सकता हूं? मान लीजिए मेरी पड़ोसी के साथ ही नहीं बनी तो मैं ये बाहर आके कैसे कह सकता हूं कि अरे मैं तो 3 दिन का भूखा हूं, मेरा पड़ोसी हफ्ते में 3 टाइम खा, मतलब हर रोज दिन भर में 4 टाइम खाता है, मैं उससे कैसे लड़ पाऊंगा? अरे मैं ये बाहर आके बात कैसे कह दूंगा? भाई आप दुनिया के सामने कह रहे हैं कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। खैर, एक और चीज है, जब हम रेयर अर्थ मटेरियल की बात कर ही रहे हैं, आज जो चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट की बात है वो करीब 100 बिलियन का है, $100 बिलियन का है, ये हिसाब किताब है वहां पर। और जो भारत खरीदता है वहां से, उसमें 2 अलग अलग चीजें हैं। एक भारत खरीदता है फिनिशिंग गुड्स और एक भारत खरीदता है रॉ मटेरियल्स। ये 2 अलग अलग चीजें भारत खरीदता है चीन से। चीन ने जो टारगेट किया है, जो वो ये कह रहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई रोकेंगे, फिनिशिंग गुड्स रोकने की तैयारी नहीं है वो कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि फिनिशिंग गुड्स अगर हम रोक देंगे तो नुकसान हमारा होगा, यानी चीन का होगा। भाई चीन से जो बने बनाए उपकरण आपके यहाँ आते हैं वो तो भाई उनका जाहिर सी बात, अगर वो रोक दे, मान लीजिए टीवी है, फ्रिज है, एलईडी बल्ब्स हैं, तमाम तरीके के खिलौने हैं, वो जो चीन से बन करके भारत आ रहे हैं वो रोके जाएंगे तो चीन का नुकसान होगा। ये चीन ठीक से समझता है। चीन केवल उन चीजों को रोकता है जिन चीजों को जो रॉ मटेरियल्स मंगा करके असेंबलिंग भारत कर रहा था, जिनको वो दिखाते हैं कि हम तो मेक इन इंडिया हैं, तो चीन ने उसको टारगेट किया है, उस सेगमेंट को फोकस करके टारगेट किया कि हम ये रोक देंगे, चलो बनाओ जरा उद्योग, तुम बढ़ाओ, जो बता रहे हो, दावा करते हो कि हम मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया की भी हवा निकाल रहा है चीन। दूसरी तरफ एक और चीज समझ लीजिए, भारत 80% से ज्यादा रॉ मटेरियल्स पर निर्भर है चीन के ऊपर, वो सारे चीन से आते हैं। और इससे आगे बढ़ करके समझिए, इन चीजों का जो चीन से सप्लाई आती है उसका कोई विकल्प भारत ने आज तक नहीं खोजा है, सरकारें किसी की भी रही हो, और दुनिया के कोई भी देश के पास इसका ऑप्शन नहीं है। दुनिया के तमाम देश, जो अमेरिका का, मैंने एक शो में जिक्र किया था कि अमेरिका जो मटेरियल मंगाता है कुछ अलग अलग देशों से, पिछले 1 दशक में उसने कम किया है, वो देश भी चीन से खरीद करके ही अमेरिका को भेजते हैं, ये भी समझ लीजिए। तो भारत के पास कोई विकल्प नहीं है, खोजा भी नहीं गया था। अब एक और चीज पर आइए, मारुति ने एक बयान दिया जिसमें कहा है मारुति ने कि फिलहाल हमें कोई खतरा इससे नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने दिन तक। आपके पास अगर माल है, कितना माल है, कितनी स्टोरेज की क्षमता है आपकी? क्या आपकी स्टोरेज की क्षमता इतनी है कि अगले 20 साल तक अगर चीन सप्लाई नहीं करता है तो आप जो है वो कर लें, या क्या आपकी स्टोरेज क्षमता इतनी ज्यादा है, आपके पास इतना रॉ मटेरियल है कि आपकी कोई भी इंडस्ट्री इफेक्टेड नहीं होगी अगला विकल्प तलाशे जाने तक? क्या इतनी स्टोरेज की क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है आपकी? एक बार जरा ये आंकड़ा भी जारी करा दीजिए कि हमारे देश में जो औद्योगिक हैं, जो कंपनियां हैं, जैसे मारुति ने जो बयान दिया है, मारुति के पास कितना स्टोरेज है, कितने दिन तक मारुति को समस्या नहीं हो सकती, जरा ये जारी करवा के दिखाइए। अखिल सर, ये जो पूरा मामला है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ट्रेड डेफिसिट से लेकर के और निर्भरता तक, कहां खड़े हैं हम? देखिए राम प्रकाश जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, वीकनेस, स्ट्रेंथ को हमने वीकनेस में बदल दिया। देखिए आपकी ये जो स्ट्रेंथ थी, अमेरिका इसीलिए आपके लिए आकर्षित था। और एक और जो मोदी जी ने काम किया है, देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत, गरीब आदमी की आमदनी बढ़ती है वो परचेज करता है, अमीर की आमदनी बढ़ती है वो परचेज नहीं करता, वो सप्लाई बढ़ाता है। हो क्या गया हमारे देश के अंदर, गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया, तो अब परचेजिंग पावर ही नहीं है मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पास। जब परचेजिंग पावर नहीं तो अट्रैक्टिवनेस आपकी वर्ड के लिए खत्म हो गई। पूरा वर्ड आपको इसलिए कहता था यार, इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन है और ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, बिलो पॉवर्टी लाइन से मनमोहन सिंह ने करोड़ों लोगों को बाहर निकाल दिया, ये परचेज करेंगे यार तो वी हैव टू सेल टू इंडिया टू सेव अवर इंडस्ट्री, ये लोगों का मोटिव हुआ करता था। आपने सब कुछ अडानी अंबानी को सौंप दिया। धर्म से मुसलमान है और मैं मुसलमानों की, सारे धर्मों की बड़ी इज्जत करता हूं। ओपन चैनल में, रनिंग चैनल में उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी तुम्हारा नाम है, तुम दानव हो। एक हिंदू को भी मैं गाली दूंगा अगर किसी मुसलमान को इस तरह के शब्दों का उपयोग करेगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है और क्योंकि वो गोदी मीडिया, और यही प्रेम शुक्ला ने किया। मतलब इन लोगों की भाषा, और वो झा को भी उसने किया था, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर। बिल्कुल बिल्कुल।